करते हैं हमारे खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और देखिए, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं लाइव, और इसी के साथ साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें हैं? बिल्कुल भारतीय, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल यहाँ पे उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिला है। राजीव कृष्णा नए डीजीपी बने। आज शाम को 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें वो ब्रीफ कर रहेंगे कि क्या उनकी चुनौतियाँ हैं और आगे उनका कार्य करने का किस तरह का इरादा है। का बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए उनकी क्या स्पेशल रणनीति होगी, उससे वो मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं हम बात कर लें आगामी त्योहारों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शाम को 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर वीसी के माध्यम से एक बैठक की जाएगी, जिसमें हर जिले के जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी और आईजी जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह यहाँ लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था के मद्देनज़र सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी बैठक शाम को 7 बजे 5KD पे वीसी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी आला अधिकारी जुड़ेंगे। वहीं हम त्योहारों की बात करें तो फरंगी महल द्वारा 7 तारीख को होने वाले ईद को लेकर के आपने एडवाइजरी जारी की गई है कि खुले में कुर्बानी न दी जाए और इसके अलावा पब्लिक जो प्लेस हैं वहाँ पे कुर्बानी न दी जाए। तो एक तरह से ईद का जो त्यौहार है शांति से चले, अच्छे से चले, इसको लेकर मुस्लिम वर्ग द्वारा खुद ही उस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, या ये कहा जाए कि एक तरह से सतर्कता से के साथ इस त्यौहार को मनाने का काम किया जा रहा है। वहीं हम अगर मौसम की बात कर लें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में और बुंदेलखंड के जनपदों में, तो वहाँ पे तेज़ आंधी और बारिश होने की संभावना है। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में जिस तरह से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी दस्तावेज के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। वहीं अगर हम बात कर लें पूर्वांचल के ज़िलों की, तो पूर्वांचल के ज़िलों में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर के जो समीपवर्ती जनपद हैं, नो मेंस लैंड एरिया में जिस तरह का अवैध अतिक्रमण बनाया गया था, तो अवैध अतिक्रमण हटाने का काम अभी भी लगातार जारी है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वानगी शाम को 7 बजे फिर दिखेगी कि वीसी के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर वो एक बैठक करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के सोलन में, क्योंकि चंडीगढ़ के पास ही सोलन मौजूद है, तो ऐसे में जेपी नड्डा की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा सोलन में हिमाचल प्रदेश में निकाली जाएगी और ये तिरंगा यात्रा दोपहर 2:30 बजे निकाली जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो खासतौर से पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है और 2:30 बजे ये तिरंगा यात्रा हिमाचल प्रदेश के सोलन के माल रोड में निकाली जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर है, लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की आज अंतिम तिथि है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार की घोषणा सबसे आखिर में की है, तो जीवन गुप्ता जो कि पूर्व महासचिव हैं और कोर कमेटी के सदस्य हैं बीजेपी के पंजाब से, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। आज थोड़ी ही देर में अपना नामांकन वो भरने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुनील जाखड़ जो बीजेपी के प्रधान हैं, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर में लुधियाना में पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता अपना नामांकन भरेंगे। इस सीट पे इसलिए भी नजर टिकी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में काबिज है, मान सरकार यहाँ पर मौजूद हैं
और यहाँ पर लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर संजीव अरोड़ा ये सीट निकाल लेते हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी भेजेगी। और ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर पंजाब की जो विपक्ष पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या श्रोमणी अकाली दल, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद को लुधियाना विधानसभा चुनाव में इसलिए उतारा जा रहा है ताकि, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हारे हैं अरविंद केजरीवाल, तो कैसे राजनीति में सक्रिय रहे, बने रहे वो, इसलिए वो पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से फिलहाल इन खबरों का खंडन जरूर किया गया है। 19 तारीख को लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है, 23 को नतीजे आने हैं। इस नतीजे में सब कुछ टिका है कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो जीत जाते हैं, तो क्या आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के लिए जाएंगे या नहीं, ये 23 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने ही चुनाव जीता था 2022 में। उनके जो विधायक हैं गुरप्रीत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे में अब यहाँ पर लुधियाना विधानसभा उपचुनाव करवाया जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, लेकिन उससे पहले सभी जो राजनीतिक हलचल है, सरगर्मियां हैं, अभी से तेज हो चुकी है। बिल्कुल ईश्वर, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चुनावी राजनीति अब देखने को मिलेगी लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पे, वाकई में दिलचस्प होने वाली है। इसको लेकर आगे सवाल करूंगी आपसे, लेकिन राघवेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए अब जो यूपी सरकार है वो हम देख रहे हैं लगातार कि वो कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, जब भी बीजेपी की बात होती है, बीजेपी ऐन वक्त पर चुनाव की तैयारी नहीं करती है। बीजेपी बड़ा पहले से ही जो है अपने युद्ध को साधने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के जरिए ये युद्ध जो है राजनीति का आने वाले चुनावों को जरिए ये साधने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, भारतीय बेहतरीन कानून व्यवस्था ही मुख्य कारण था कि 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट हुई नहीं। तो प्रायः ऐसा देखा जाता था कि यहाँ हर 5 साल पे सत्ता परिवर्तन हो जाता था। बेहतरीन एक तरह से कहा जाता है कि राशन, शासन, अनुशासन, ये 3 जो मुख्य कारक थे भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र की सरकार को भी लगातार रिपीट की और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रिपीट की। और यहाँ 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, सूबे की कमान संभालने के बाद से ही उन्होंने अपने इरादे क्लियर कर दिए थे कि बेहतरीन कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा और निवेश का माहौल बनाना हमारी प्राथमिकता है, युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। और उसी दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़े। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ निवेश का एक माहौल बनाया, जिससे रोजगार भी यहाँ पैदा हुए। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पे जिस तरह से अपराधियों, माफियाओं पे अंकुश लगाने का काम किया, संगठित अपराध की ऋण तोड़ने का काम की, स्पेशल एसटीएफ लगाकर एनकाउंटर जिस तरह से अपराधियों को किए गए, सरकारी कब्जे की ज़मीनें उनसे मुक्त कराई गई और गरीबों को वहाँ आवास दिए गए। यही कारण है कि आज यहाँ पे भय का माहौल नहीं है। यहाँ की महिलाएँ सुरक्षित हैं, यहाँ का आम जनमानस सुरक्षित है, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित हैं। और यही कारण है कि बाहर के जो निवेशक थे वो भी अट्रैक्ट हुए, आकर्षित होकर उत्तर प्रदेश को निवेश के रूप में पहचाना और एक पहचान दिलाई। आज गीडा से लेकर नोएडा तक, उन्नाव से लेकर देवरिया तक, बलिया से लेकर मुजफ्फरनगर तक निवेश हो रहे हैं और रोजगार बन रहे हैं। ये मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे अपराधियों का सफाया करके बेहतरीन कानून व्यवस्था दे करके एक ऐसा माहौल बनाया गया कि एक तरफ निवेश बने, दूसरी तरफ रोजगार मिली और आम नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। और यही योगी आदित्यनाथ की ताकत है कि वो अपने बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। बाहुबली वाला जो राज था ना यूपी में, वो अब खत्म होते होते नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए अब्बास अंसारी पर भी कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, विधायकी से हाथ धो बैठेंगे वो, पिछले दिनों की ये खबर है। और देखिए, और यही बड़ा उदाहरण है जो बिजनेस आज यूपी में आ रहा है, जो कंपनियां आज यूपी में निवेश करने की बात कर रही हैं, वो इसी वजह से कर रही है कि कानून व्यवस्था जो है बड़ी सुधरी है। सही कहा बिल्कुल आपने राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा आपके पास आते हुए, देखिए केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल जैसे ही दिल्ली में हारे थे, उसके बाद ये बातें बड़ी राजनीतिक गलियारों में गूंजी थी कि अब केजरीवाल जो है वो पंजाब के सीएम बनने की सोच रहे हैं। वो राजनीति में एक सीट तो जरूर चाहते हैं
और देखिए कहीं ना कहीं अब जब ये आपने कहा कि अब यहाँ से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी जोर आजमाइश जो है वो लगाना चाहती है सिर्फ इसलिए कि जो केजरीवाल हैं उनकी सक्रियता राजनीति में बनी रहे, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जिस तरीके से अटकलें थे कि और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल उन पे ये आरोप भी लगे थे कि दिल्ली से सत्ता जाने के बाद वो उनकी जो नज़रें हैं वो पंजाब में टिकी हैं, भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और अंदर से कई ऐसी खबरें भी आई थी कि जल्द ही मुख्यमंत्री भी पंजाब में बदला जाएगा। लेकिन अब देखिए समय बहुत कम रह गया है, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर उससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बदला जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अगर दिल्ली में सत्ता नहीं जाती तो हो सकता था कि यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके से करारी हार आम आदमी पार्टी की हुई है और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं काफ़ी लंबे समय से। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद वो उनकी जो सक्रियता है पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ चुकी है। मनीष सिसोदिया की बात करें जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली में और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में उन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, पंजाब का नवनियुक्त प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को बनाया है जो दिल्ली में मंत्री रहे हैं। तीनों ही की अगर बात करें तो तीनों ही कथित शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे जाकर जमानत में वापस आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस तरीके से बनी रहे, राजनीति में सक्रिय किस तरीके से वो रहें, यही वजह है कि उन पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि लुधियाना विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है लुधियाना पश्चिम में, वहां पर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को इसलिए उतारा गया है ताकि वहां से आम आदमी पार्टी केजरीवाल को राज्यसभा के लिए भेज सके। हालांकि इन सभी खबरों का खंडन आम आदमी पार्टी ने किया है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में पंजाब के जरिए जो केंद्र की राजनीति है उसमें जाना चाहते हैं, उसमें सक्रिय होना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात करें जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देखिए राजनीति में सक्रियता रखना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरा दमखम यहाँ पर लगाया जा रहा है। पंजाब में जब नामांकन भी भरा गया था संजीव अरोड़ा का तो वो खुद भी मौजूद थे। लगातार देखिए जहाँ जहाँ रैली पंजाब में की जा रही है वहाँ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया है पंजाब में, लेकिन जो काम काज है वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ही चल रहा है। उनकी कहने पे ही सारे काम काज पंजाब में हो रहे हैं। बिल्कुल ईशा, आपने ठीक कहा। लेकिन देखिए हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में जब से सत्ता उन्होंने खोई है, कहाँ वो मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते थे केजरीवाल, आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक हार इतना डिमोटिवेट कर सकती है एक इंसान को, ये बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। ईशा आपके पास वापस लौटूंगी, राघवेंद्र आपके पास आते हुए देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए थे, अखिलेश यादव उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय उपचुनावों के। उपचुनावों में जरूर करारी हार मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 पर बड़ा फोकस रखते हैं और वो कहते हैं दावे के साथ कि इस बार जो है यूपी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी अगर आती है तो उसके क्या कारण होंगे, और समाजवादी पार्टी अगर नहीं आती है तो क्या कारण होंगे? बिल्कुल भारतीय, वो ऐसे तो देखा जाए तो 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे गठबंधन बने, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जैसे सपा बसपा का बना, सपा कांग्रेस का बना, सपा सुभाषपा का बना, सपा आरएलडी का बना, और एक बार ऐसा हुआ कि 3-4 पार्टियां भी एक साथ होकर बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने के मूड में आई, चुनाव लड़ी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो पिछला हुआ उसमें जिस तरह से इंडिया गठबंधन आया और संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बातें सामने आई, वहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फ़ायदा मिला। और अखिलेश यादव बार बार इसी पीडीए और संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, चूँकि यहाँ का उपचुनाव, यहाँ का विधानसभा का चुनाव, यहाँ का पिछला सब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। तो अब अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो राज्य के मुद्दों पर होगा, वो बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर होगा, वो रोजगार को लेकर होगा, वो गरीबी दूर करने को लेकर होगा, महिला सुरक्षा को लेकर होगा। उसमें आरक्षण बचाने और लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने की बातें आम जनता को कितना समझ में आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब तक की अगर बात की जाए
तो जिस तरह से यहाँ पे बेहतरीन कानून व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है, जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षित किया गया है, जिस तरह से अपराधियों माफियाओं का सफाया किया गया, उसको देखते हुए अभी तक यही लगता है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है। लेकिन चुनाव जब होंगे तब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपने इस आरक्षण बचाने, संविधान बचाने और पीडीए की वकालत करने की बातें आम जनता को कितना समझा पाती है और आम जनता कितना उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि यहाँ राशन पा करके, यहाँ का शासन अनुशासन पा करके आम जनता में अभी ऐसी कोई सत्ता के प्रति नाराजगी नहीं दिख रही है। लेकिन चुनाव जब होंगे उस समय पता चलेगा कि आखिर ये जो जनता जनार्दन है, जो वोटर है, वो संविधान, आरक्षण बचाने, लोकतंत्र बचाने की बातों में कितना आती है, या जो बेहतरीन कानून व्यवस्था और रोजगार दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, निवेश का एक जो माहौल बनाया गया है, आज यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं, उस पर जनता कितना अट्रैक्ट होती है। जी भारती। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए आपने जो कहा इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन बहुत सारे वो अहम मुद्दे भी हैं जो अपना एक स्थान रखते हैं और जिनके बदौलत बीजेपी जो है वो लगातार सत्ता में बनी हुई है। आपके पास वापस लौटूंगी ईशा, आपके पास आते हुए जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, लुधियाना पश्चिम विधानसभा चुनाव, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सीट जरूरी क्यों हो जाती है? देखिए, यहाँ पर अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस हो चाहे अगर शिरोमणि अकाली दल हो, उनकी तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और बीजेपी की तरफ से देखिए अपने उम्मीदवार की घोषणा, नामांकन की अंतिम तारीख जिस तरीके से आज है, तो शनिवार को उम्मीदवार की घोषणा की गई और काफ़ी कम समय देखिए बीजेपी के पास है चुनाव प्रचार के लिए और उतना फोकस बीजेपी की तरफ से इसमें किया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुकाबला द्विपक्षीय यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर भारत भूषण आशु को उतारा है। उनकी अगर बात करें आशु की, तो वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं कैप्टन सरकार में और 2022 में विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका दबदबा है पूरे लुधियाना पश्चिमी में, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस भी एकजुटता वहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी देखिए पंजाब में सत्ता में काबिज है, मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की यहाँ पर है और हमेशा ही कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उन्हीं की जीत होती है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फिलहाल नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है कि किस तरीके से यहाँ से चुनाव जीता जाए, क्योंकि नाक का सवाल है। राज्यसभा सांसद को यहाँ पर उतारा गया है चुनाव मैदान में और आम आदमी पार्टी भी नतीजों के बाद पत्ता खोलेगी कि राज्यसभा पंजाब से जो सीट खाली होगी वहाँ राज्यसभा के लिए कौन आखिर जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर बीजेपी की अगर खास तौर से बात करें तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा सबसे अंतिम दिनों में की है, जब अंतिम तिथि थी नामांकन की आज और उससे ठीक एक दिन पहले की है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए समय कम है और बीजेपी जो तैयारी है वो अभी की नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की करती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की जो नजरें टिकी हैं पूरी तरीके से वो टिकी हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन होगा। जून के मध्य में या जून के आखिर में देखिए ये भी पता चल जाएगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पंजाब में भी तब्दीली होनी है, पंजाब में अध्यक्ष बदला जाना है। तो ऐसे में नजरें टिकी हैं बीजेपी की 2027 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से मजबूती से लड़ा जाए और अभी हाल फिलहाल नेतृत्व को किस तरीके से मजबूत किया जाए। हालांकि अपने उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है जीवन गुप्ता को, उन्हें देखिए इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है चुनाव का जीवन गुप्ता को, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जो कम दिन बचे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, मात्र 16 दिन, उसमें पूरी तरीके से चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जाए। तो लेकिन जो टक्कर है कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए नाक का सवाल तो है आम आदमी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल है कि सियासी जमीन जो उसकी खो गई है उसको वापस वो पा पाती है कि नहीं पा पाती है, और इसके लिए तमाम कोशिशें वो कर रही है। लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही है, जहां भी राज्यों में उसकी सरकार नहीं होती है वहां वो पूरी दम लगा देती है और बीजेपी पिछले दिनों से, पिछले सालों से ऐसा करता हुआ नजर आ भी रही है। राघवेंद्र, आपके पास देखिए आते हुए
तमाम हम यूपी की बात की, हमने सियासत की बात की, और आजकल देखिए सबसे ज़्यादा यूपी की वाहवाही हो रही है क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वहां पर निवेश करने की बात कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था एक बार कि उत्तराखंड से भी कुछ कंपनियां चलकर जो है यूपी में आ गई। तो ये बड़ी उपलब्धि है यूपी सरकार के लिए, और ये उपलब्धियां कितनी काम आने वाली हैं आगे। बिल्कुल भारती, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि मार्च 2017 के पहले ये सच्चाई थी कि निवेशक आने से यहाँ कतराते थे, निवेश करने से डरते थे, क्योंकि जो भी निवेशक आता था पहले यहाँ कई ऐसे अपराधी माफिया होते थे जो बाहुबली सफेदपोश राज होते था, थे बिल्कुल। और उनके गुर्गे उनके गुर्गे वसूली पे लग जाते थे। एक तरह से कहा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था, तो कम नहीं होगा। चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें या पूर्वांचल की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें, हर क्षेत्रों के जो बड़े बड़े माफिया दबंग होते थे, अपराधी होते थे, हिस्ट्री शीटर होते थे, वो भी क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर सवार होकर विधानसभा की शोभा बढ़ाते थे। तो उसके बाद से जब सत्ता बदली तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से इन अपराधियों माफियाओं का सफाया कर निवेश का माहौल बनाया गया, यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश जाना जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग में एक लंबी छलांग लगाई, रोजगार देने के मामले में एक लंबी छलांग लगाई, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार में या आम नागरिकों पे होने वाले अत्याचार में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से पिछले 8 सालों में काम की, उसी का नतीजा है कि यहाँ पे निवेश हो रहे हैं और निवेशकों की अब पसंद बन गया है। आज उन्नाव में भी निवेशक बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं, बाराबंकी में लगा रहे हैं, गोरखपुर में लगा रहे हैं। पहले पूर्वांचल जाने से कंपनियां कतराती थी, निवेश करने से लोग डरते थे। आज वाराणसी में भी निवेशक निवेश कर रहे हैं, आज पश्चिमी यूपी में भी निवेश हो रहा है। तो एक तरह से निवेश के माध्यम से रोजगार देने का काम सरकार द्वारा किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपराधियों माफियाओं पे अंकुश लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, संगठित अपराध को जिस तरह से खत्म किया गया, वही कारण है कि आज निवेशकों की पसंद उत्तर प्रदेश पहली पसंद बन गई है और सारे निवेशक आ रहे हैं और निवेशकों के आने से ही रोजगार की एक असीम संभावनाएं भी अच्छा बन रही राघवेंद्र, एक छोटा सा सवाल और है यही मेरा। कारण है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर बड़ी ये बातें सुनने को आती हैं कि महिलाओं की जो पहली पसंद है वो बीजेपी है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। आपको क्या लगता है? महिलाओं की अगर पहली पसंद यूपी के लिहाज से कहा जाए तो भारतीय बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो एनकाउंटर नीति थी और जिस तरह से एनकाउंटर किए गए, इसके अलावा जो बुलडोजर नीति थी और जितनी छेड़खानी की घटनाएं होती थीं या महिलाओं के प्रति अन्य जो घटनाएं होती थीं, उनको कम करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और उत्तर प्रदेश में बेशक ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। पार्टी से ऊपर इस मामले में उनका काडर दिखता है कि महिलाएं सर्वाधिक, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए, जब पिछले चुनाव में विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें या फिर पूर्वांचल की बात कर लें, महिलाओं ने बहुत ज़्यादा भागीदारी अपनी दिखाई और वोट बीजेपी के पक्ष में दिया। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। ईशा, सियासत की बात तो बड़ी खूब कर ली हमने, अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि देखिए पंजाब वो राज्य है जिसमें बार बार पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो देखे जाते हैं और अभी भी संवेदनशील स्थिति जो है वहां की बताई जाती है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से अभी भी ड्रोन के माध्यम से हथियार और जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पर भेजी जा रही हैं। लगातार बीएसएफ की तरफ से जो अवैध हथियार भी यहाँ पर भेजे जा रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, लोगों यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय है कि जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और यही वजह है कि इस तार को जो गैंगस्टर और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी सेना है या आईएसआई और आतंकी संगठन हैं उनके साथ
साथ जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है यहाँ के स्थानीय लोगों का, उसे किस तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन धरपकड़ यहाँ पर जासूस करने वालों की लगातार जारी है और खुफिया एजेंसी बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सिंधु जल संधि की, जिसे फिलहाल स्थगित किया गया है, और प्रधानमंत्री ने लगातार ये कहा भी है कि अब किसी भी हाल में जो सिंधु जल संधि है जिसे स्थगित किया गया है, तो किसी भी हाल में जो सिंधु जल संधि के तहत पानी है वो पाकिस्तान को नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए, पंजाब से होता हुआ सतलुज जो दरिया है वो नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाता था, लेकिन हुसीना वाला गेट की अगर बात करें तो वहाँ पर उस गेट को बिल्कुल पक्का कर दिया गया है और वहाँ से जो लीकेज के जरिए पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर खेती करने में उस पानी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से उस पानी को बंद कर दिया गया है और उस पानी का उपयोग पंजाब के जो किसान हैं वो गेहूं की रुपाई के लिए, कहीं ना धान की रुपाई के लिए करते हुए अब नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात है सुरक्षा के लिहाज से लगातार जो धरपकड़ है, यहाँ पर जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी बिल्कुल लगातार देखिए सुरक्षा एजेंसियां और साथ ही साथ फोर्स जो है वो तैनात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्यों का क्या कुछ अपडेट है उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दो और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ श्रीनगर से हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए, अगर श्रीनगर की मैं बात करूं, क्या कुछ बड़े अपडेट्स वहां पर हैं? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर के सबसे अहम खबर की ओर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि गृह मंत्री का जो दौरा था, जम्मू कश्मीर का दौरा, जहां पे उन्होंने एक तो सिक्योरिटी सिनेरियो का जो पूरी तरीके से जायजा लिया और साथ ही साथ जो आने वाला अमरनाथ यात्रा है उस हवाले से भी उन्होंने जो है कंप्लीट रिव्यू लिया। लेकिन अब की बार एक और अपडेट आया कि जून के 5 जून तक जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहेंगे। इस समय वो कटरा आएंगे, माता वैष्णो देवी का जो कटरा वहां पे स्थान है वहां पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी आशंका लगाई जा रही है कि जो वादी कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए एक बड़ी मांग थी, एक बड़ी जो है सौगात बन के सामने आ जाएगी, वो है रेल। और उस रेल का इफ्तिताह करेंगे जो कटरा से श्रीनगर चलेगी, उसकी हरी झंडी भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उसके बाद में कटरा में एक बड़े जो वहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे बड़ी अवामी रैली से भी वो खिताब करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है और इस हवाले से पार्टी के स्तर पर तैयारियां चल रही है और आशंका ये लगाई जा रही है कि 5 जून तक जो है नरेंद्र मोदी जी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही साथ इस रेल का जो है उद्घाटन भी करेंगे, क्योंकि ये इस रेल को लेके ये एक मेन रोड माना जाता है। श्रीनगर कौमी शहरा के बाद में एक ऑल्टरनेट रोड है और इसको जोड़ने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। और कई एक और खबरों की बात करें तो यहाँ से खीर भवानी मेला जो चल रहा है वो आज से स्टार्ट हुआ है। हालांकि वहां पे चीफ सेक्रेटरी अतीक डोवाल ने पहले वहां पे आज हाजिरी दी और उसके बाद में कल जो है उसका अंतिम दिन है। और इस अंतिम दिन में आशंका ये लगाई जा रही है गांधरबल के तुलमिला इलाके में जो अभी चल रहा है और वहां पे चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पे रहेंगे। और इससे पहले भी बाकी सारे स्थानों पे जनूबी कश्मीर के देवसर और मंजगाम इलाके में भी ये मेला चल रहा है। और इसको लेके कल हमने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है जम्मू से जो कश्मीरी पंडित है वो इन स्थानों की तरफ उन्होंने रुख किया और काफी सारे जो संख्या में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो तुलमुला पहुंच गए हैं और वहां पे जो मेला है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ उनके स्वागत के लिए वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो स्थानीय कमेटियां थी, स्थानीय लोग थे, कश्मीरी मुस्लिम जो थे वहां पे उन्होंने उनका वेलकम किया। और इस तरीके से जो रिवायती जो सदियों पुरानी एक रिवायत थी वहां पे ये मेला, इस मेले में कश्मीरी मुसलमानों की काफी कसीर तादाद देखने को मिल रही है। ये अपडेट है और कल इसका अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, क्योंकि ये 2 दिन तक ये मेला रहता है। आज इसका जो है स्टार्टिंग है, कल इसका अंतिम दिन है। और इस अंतिम दिन के मौके पे काफी सारे जो जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और इसके साथ साथ जो है एलजी मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। लेकिन आज जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी सारे बड़े बड़े जो जितने भी अधिकारी है वो वहां पे पहुंचे और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिनेरियो जो पहले ही
जो तय किया गया था उसी हिसाब से चल रहा है। तो फिलहाल जब हमने इन श्रद्धालुओं से बात की, वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से ये सदियों पुरानी रिवायत है, यहाँ पे जो मेला लगता है, खीर भवानी मेला जो तुलमुला गांधरबल में वाक़ा है, तो यहाँ पे वो उसी प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, ऐसा आशंका ये लगाई जा रही थी कि इस अटैक के बाद में इस पे खासा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम भी रिपोर्ट में कह रहे थे कि 2 बड़े प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये खीर भवानी मेला और इसके बाद में अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है, मामूल की जिंदगी जो पटरी पे लौटना शुरू हो गई है, और इस हवाले से जो आज ये मेला लग रहा है, जिस तरीके से श्रद्धालु ने इसमें हिस्सा लिया, तो कहीं ना कहीं वो श्रद्धालु भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के इस सिचुएशन को लेके काफी खुश नजर आ रहे थे। ठीक है अजहर, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। उपेंद्र, अगर मैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है अपडेट? देखिए, बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है अब विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है दोनों आमने सामने जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो है वो पंचायत चुनाव जो है वो सरकार नहीं करा पाई, और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि जुलाई में जो है पंचायत चुनाव जो है वो होने हैं, ऐसे में कई सारे कयास जो है हालांकि अभी तक लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा दिया था, वो कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, ऐसे में जो पंचायतें हैं वो बिना मुखिया के जो है वो पंचायतें अभी जो है वो चल रही है। तो ऐसे में विपक्ष का यह मानना है कि सरकार नहीं चाहती कि जल्द जो है वो चुनाव हो, क्योंकि सरकार ने उस तरह से कोई कार्य नहीं किए हैं जिसके चलते जो है वो जनता के बीच जा सके। तो ऐसे में सरकार को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साध रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का यह भी मानना है कि हम पूरी तरीके से तैयारी जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो कर रहे हैं। जैसी राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी, उसके तुरंत बाद जो है पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जाएगी। ऐसे में हालांकि ये माना यह भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, तमाम प्रशासनों की टीमें और जिस सुरक्षा व्यवस्था जो है वो 4 धाम यात्रा में जुटी हुई है, ऐसे में चुनाव किस तरह से हो उसको लेकर भी कयास कई सारी चीजें जो है वो लगाई जा रही है। तो ऐसे में कई सारी उम्मीदें ये भी जताई जा रही है कि साल के अंतिम में अक्टूबर नवंबर में जो है पंचायत चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा और सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने जल्द ही घोषणा की, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव को जो है जल्द से जल्द कराया जाए, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जुलाई अंतिम तक भी पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न हो सकते हैं। हालांकि अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह का से फैसला लेता है, क्योंकि जिस तरीके से अब कैबिनेट की जब बैठक होगी उस पर यह तय होगा कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में जो है पंचायत चुनाव किए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि देहरादून समेत तमाम प्रदेश के कई इलाकों में जो है आज भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से कई जगहों पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में बहुत तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई जगहों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रहा है। आज देहरादून में भी सुबह से काले बादल छाए हुए थे, सुबह से लगातार बारिश जो है वो हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से इस बार ये देखा गया है कि 60% से ज़्यादा बारिश जो है जिस तरीके से अप्रैल और मई के महीने में जो है देखने को मिली, मौसम विभाग का मानना है कि इस बार जो है 12 जून के करीब जो है मानसून उत्तराखंड में जो है वो प्रवेश करेगा। हालांकि 20 जून भी कई जगहों पर जो है 20 जून को जो है मानसून जो है वो आएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश जो है उत्तराखंड में होने वाली है और साथ ही साथ सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। वहीं बारिश को देखते हुए डॉपलर रडार जो पहले भी उत्तराखंड में 3 डॉपलर रडार जो है वो लगाए गए हैं और 3 और डॉपलर रडार जो है हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर में जो है वो लगाए जाएंगे। डॉपलर रडार जिस तरीके से मौसम की सटीक जानकारी जो है वो देते हैं, जिस तरीके से कहीं पर
बादल फटने की सूचना, भूस्खलन की तमाम जो सूचना, सटीक सूचना है वो डॉपलर रडार के द्वारा जो है वो सचेत किया जाएगा। अगर कहीं पर इस तरीके की सूचना अगर मिलती है तो वहां पर तमाम आपदा के इंतजाम जो है वो किए जाए, सुरक्षित स्थानों पर जो है वहां के लोगों को भेजा जा सकता है। तो ऐसे में ये डॉपलर रडार जो है 3 और डॉपलर रडार लगाने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है, जिसमें उधम सिंह नगर, चमोली और हरिद्वार। इससे पहले सुरकंडा में, मुक्तेश्वर और पौड़ी जनपद में जो है 3 डॉपलर रडार जो है पहले ही डॉपलर रडार जो है वो लगा दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है वो चरम पर चल रही है, 1 महीने पूरा हो चुका है चारधाम यात्रा को में, और ऐसे में सबसे ज्यादा कमाई की अगर बात की जाए तो 1 माह में केदारनाथ में सबसे ज्यादा कमाई जो है चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो हुई है। 200 करोड़ का कारोबार जो है केदारनाथ में हो चुका है। जिस तरीके से होटल व्यवसाय से 100 करोड़ का व्यवसाय जो है हुआ है, साथ ही जो हेली सेवा से 35 करोड़ का व्यवसाय जो है इस 1 माह में हुआ है। साथ ही अलग अलग उसमें जिस तरह से घोड़े खच्चर और तमाम डंडी कंडी के जो यात्री केदारनाथ पहुंचते हैं उससे भी कई सारा कारोबार जो है यहाँ पर हुआ है। और यमुनोत्री में भी 35 लाख करोड़ का जिस तरीके से जो है कारोबार हुआ है, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की रीढ़ जो है चारधाम यात्रा को माना जाता है, और लगातार देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो है सबसे ज्यादा यात्री जो है केदारनाथ में पहुंच रहे हैं। तमाम इंतजाम इस बार जो है सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार मौसम भी हालांकि भले ही करवट बदल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा बिल्कुल उपेंद्र, देखिए बड़े अहम अपडेट्स आपने दिए हैं, क्योंकि देखिए बारिश जो है वो हर बार चुनौती बनती हुई नजर आती थी उत्तराखंड के लिए, और इसके लिए जो सराहनीय पहल डॉक्टर रडार के नाम पर शुरू की गई है सरकार की तरफ से वो वाकई में सराहनीय है। दूसरी देखिए पर्यटकों की दृष्टि से भी ये बड़ा अहम राज्य है, और सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ पर जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उन्हीं से होता है। आपके पास वापस लौटूंगी अजहर, आपके पास आते हुए देखिए अमरनाथ यात्रा का आपने जिक्र किया था, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पहलगाम हमला जो हुआ है उसके बाद से खौफ जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम से देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या स्टेटस अमरनाथ यात्रा का अभी नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए पहले हम देखते थे बड़ी संख्या में पंजीकरण होते हुए नजर आते। अगर हम देखिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी सिक्योरिटी सिनेरियो ले लिया, और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो सिक्योरिटी के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। मजीद जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है, और उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे 44 है वहां पे जो है एक तो पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, दूसरा ये कि उसमें वहां पे सीसी कैमरास के अलावा बाकी जितने भी मजीद जो बैंकर्स है उनको इंस्टॉल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जब अमरनाथ यात्रा जब चलेगी तो इस बार लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो चाकत चौबंद जो हिफाजती अमले हैं वो इस बार लगाए जाएंगे। हालांकि लास्ट ईयर जब हमने देखा तो 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो लगाई जाएगी, और साथ ही साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रोन्स वगैरह है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ, एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से। जम्मू कश्मीर के असेंबली के जो स्पीकर है उन्होंने एक जो है जितनी भी कमेटीज के हेड है, जो तकरीबन 9 कमेटीज है, उन हेड्स को, उन एमएलएज को एक जो मीटिंग है वो बुला दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग का जो मकसद है, जो भी एमएलए जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में या अपने रिव्यू मीटिंग के दौरान जो मीटिंग ले रहे हैं, किस तरीके से उनको मीटिंग लेना है और किन किन तरक्की कामों पे उनको बात करनी है, इस हवाले से एक ब्रीफ मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई गई है, जिसमें तकरीबन 9 एमएलएज है जो कमेटीज के हेड है, जिसमें जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, सजाद गनी लोन है, अली मोहम्मद सागर है, फेरोज डार है, निजामुद्दीन है। ये तकरीबन जो है 9 विधायक है, एमएलएज है, इनकी एक मीटिंग है जो कि जो वहां पे कमिटीज है उनके चेयरमैन है, इनके साथ उनकी अभी मीटिंग होने जा रही है। तो इसके बाद में एक और बड़ी खबर की ओर बात करें, अगर कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें, कोविड-19 के हवाले से हालांकि पूरे देश में तकरीबन 400 के करीब अभी ये आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 7 केसेस पाए गए हैं, जिसमें 3 केसेस जो है जम्मू क्षेत्र से हैं और 4 केसेस जो है कश्मीर से जो है ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इन 7 केसों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेट किया गया है, और डॉक्टरों के मुताबिक ये अभी इनकी जो सिचुएशन है नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एडवाइजरी जारी की गई है। जिस तरीके से 2019 में जो एक एडवाइजरी थी, दूरी बना के रहें, एसओपीज फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो है
मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। लगातार उसी तरीके से ये भी यहाँ पे भी वो SOPs जो है फॉलो करने की हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ अगर कहीं पे भी कोई भी लक्षण पाए जाते हैं बुखार के या खांसी के, जितने भी इसके लक्षण हैं, वो तुरंत ही जो है नजदीकी केंद्र के साथ, हेल्थ केंद्र के साथ वो राब्ता करे ताकि उसका जो है भरपूर पहले से ही इलाज करे। ये एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से। अगर हम मौसम की ओर से बात करें तो मौसम लगातार पिछले हफ्ते हमने देखा कि लगातार घाटी में बदलती सूरत हाल, तपती हुई गर्मी से हालांकि राहत तो मिली, लेकिन उसके बाद में जो शदीद बारिशें हुई और बारिशों के बाद में जो ओलावृष्टि और उसके साथ साथ तेज हवाओं का जो प्रकोप है, हमने जम्मू क्षेत्र में भी देखा और उसके साथ साथ घाटी में भी देखा, जिसकी वजह से काफी सारे क्षेत्रों में जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा, जिसमें काफी सारे जो मकान जो है उनके छत उड़ गए और साथ ही साथ जो किसान की फसलें हैं उनको भी काफी सारा नुकसान जो वो हो गया था। लेकिन अब की बार जो जो वेदर डिपार्टमेंट का मानना है कि आने वाले समय तक यानी 5 जून तक जो है मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इस दौरान जो है शाम के समय जो है बूंदाबांदी हो सकती है और बूंदाबांदी के साथ साथ जो तेज हवाओं का प्रकोप फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी वेदर डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भी जो है एहतियात बरतें और बाहर जाने से गुरेज करें। जब भी बारिश हो वो जो है घर में ही बैठने को तरजीह दे। जी भारती। बिल्कुल अजहर, और देखिए एक सवाल जो आपने किया कोविड को लेकर, उसी सवाल के साथ देखिए मैं उपेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। हमने देहरादून में कई सारे केसेस कोविड के देखे और ज्यादातर में ये देखा कि जो बाहर से लोग आए हुए थे उनको कोविड निकला। तो एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो ये कोविड की दृष्टि से सरकार के लिए बड़ी एक चुनौती हो गई है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या स्टेटस अभी करंट की अगर मैं बात करूं कोविड की तो क्या है? देखिए भारती, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा भी कि जो तमाम जो केसेस हैं वो सारे बाहर से जो है वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल, कोलकाता, इन जगहों से जिस तरीके से डॉक्टर और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनको जो है वो कोविड हुआ था और उनका जिस तरीके से कई लोग जिस तरीके से अपने घर पे ही क्वारंटाइन हुए, कईयों का इलाज जिस तरीके से एम्स में भी चल रहा है और दून अस्पताल में भी कई लोगों का इलाज जिस तरीके से चल रहा था। अभी तक 6 मामले जो है वो कोविड के देहरादून में आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि इसमें ज्यादातर घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जो है वो कोविड उनको नहीं हुआ है, सिर्फ उन पे सिम्टम जो है वो कोविड के आए हैं, जिसको चलते उनको एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है मरीजों को दिए गए हैं। साथ ही और जिस तरीके से जब भी कोविड का जैसे ही मामला उत्तराखंड में आया उससे पहले ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जो तैयारी है वो पहले ही कर दी गई थी। तो बैठकें का दौर जो है वो पहले से शुरू हो चुका था। ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा में देश विदेशों से जिस तरीके से यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं उनके को लेकर साफ तौर पर हिदायत जो है वो दी गई है कि पहले ही बॉर्डर्स पर जो है उनकी चेकिंग जो है वो की जाए। अगर उनमें कोई सिम्टम अगर पाया जा रहा है तो उनको जो है उनको एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है वो दिए जाए, उनको क्वारंटाइन होने के दिशा निर्देश जो है वो दिए जाए। उसके बाद ही उनको जो है चारधाम यात्रा जाने की हिदायत जो है वो दी गई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तमाम जो अस्पताल हैं उनको कोविड के जो एहतियात बरतने के जो तमाम इंतजामात हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो कहा गया है। आइसोलेटेड बेड जो है वो बनाए गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर जो है वो रखे गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी जो है कोविड-19 के दौरान जो है मरीजों को ना हो। उसको लेकर तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये माना गया है कि जिस तरीके से जो 6 मरीज अभी तक आए हैं वो उत्तराखंड राज्य के नहीं हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों से जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनमें जो है उनमें वो सिम्टम जो है वो पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। कई लोगों को जो है क्वारंटाइन पहले ही कर दिया गया है। तो ऐसे में उस तरीके से घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एहतियात बरतने के साफ दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं कि मास्क पहनकर जो है वो चले। साथ ही साथ जिस तरीके से हाथ को साफ तरीके से धोएं। तमाम सारे एहतियात जो कोविड-19 के जो होते हैं उन तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो दिए गए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, वापस लौटूंगी आपके पास और अजहर आपके पास आते हुए। देखिए एक मीटिंग का आपने जिक्र किया था, एक बड़ा अपडेट आपने दिया था, इस मीटिंग के क्या मायने हैं?
जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो विधायक हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, जो ऑफिसर्स की एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं जिसमें पर्टिकुलरली जो उनके क्षेत्र में काम होने जाने हैं, चाहे वो जल प्रकोप के हवाले से या कुछ और जितने भी तरक्याती काम होते हैं उसके हवाले से किस तरीके से वो ऑफिसर्स के साथ और किस तरीके की वो रिव्यू ले सकते हैं, इस हवाले से जो है वहां पे इस हवाले से मीटिंग देंगे। और कहीं ना कहीं जो स्पीकर के पास जो इतलात मौसूल हुई है कि किस तरीके से जो जितनी सारी कमेटियां हैं, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर, जितने भी ये 9 विधायक है जो कि इन कमेटीज के हेड है जिनका मैंने तस्करा किया है, इनको बुलाया है और इनकी मीटिंग जो है सिविल सेक्रेटरीट जो श्रीनगर में वहीं पे इनकी मीटिंग लेंगे। और इस मीटिंग में बाकायदा तौर पे ये बात करेंगे कि किस तरीके से वो आने वाले समय में अगर वो किसी भी क्षेत्र किसी भी जिले की जो एक रिव्यू मीटिंग लेंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली जो तामीर तरक्की होती है किस तरीके से वो वहां पे बात करे और किस तरीके से वो ऑफिसर्स के साथ जो है बात करे और किस तरीके से वो ऑफिसर्स के सामने अपनी बात रखें, ये इस मीटिंग का मकसद है। और कहीं ना कहीं जो हमारी बात हुई है कई एक विधायकों से कि उनका भी साफ तौर पे कहना है कि रिसेंटली जो मीटिंगें हुई है जिसमें उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे कि अपने क्षेत्र के हवाले से किस तरीके से वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को लेके उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से भी ये मीटिंग आयोजित की जा रही है कि अगर विधायक जो है अपने जितने भी मसाइल होते हैं उनके क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के सामने लाते हैं लेकिन उन पे फिर सुनवाई नहीं होती है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आज के डेट में डबल इंजन सरकार है। एक तरफ से एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे कमान संभाले हुए है जम्मू कश्मीर का, दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पे है, लेकिन इसके बावजूद भी अवामी जो मुश्किलात है वो भी दो चार होना पड़ रहा है, चाहे बिजली के हवाले से पानी के हवाले से, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि कई एक क्षेत्रों से काफी सारे लोग जो है वो बाहर आए क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो ही बढ़ा तो पानी का स्तर भी कम होने लगा। तो उस पीने के पानी के हवाले से भी काफी सारे इलाकों में जो है विरोध जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। कहीं ना कहीं इस मीटिंग में भी ये बात रखी जाएगी कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी का मसला है। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि रिसेंटली जो भूस्खलन हुई थी रामबन के डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 44 के इलाके में, वहां पे भी काफी सारे जो रिहायशी मकान थे वो ध्वस्त हो गए थे और काफी सारे वाहनों को नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक वहां पे उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। हालांकि वहां पे उस मौके पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद चले थे, उसके बाद में जितने भी अधिकारी थे वो वहां पे पहुंचे थे, एक रिपोर्ट बनाई गई मुकम्मल तौर पे। हालांकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया कि उनको 1,20,000 रुपए ठीक है उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, जब से धामी सरकार जो है सत्ता में आई है तब से लगातार परिवर्तन जो है वो हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून बनाने का हो या फिर खेल की दृष्टि में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का हो। आगे का रोड मैप आप किस तरीके से देखते हैं? ग्राउंड जीरो पर जो जनता है उत्तराखंड की वो धामी सरकार के कामों को किस तरीके से देखती है? देखिए, जो जिस तरीके से धामी सरकार जब से बनी है उसके बाद से अगर देखा जाए तो कई सारे परिवर्तन जो है प्रदेश में देखने को मिले। जिस तरीके से सबसे बड़ा काम जिस तरीके से धामी सरकार में हुआ वो यूसीसी लागू करने का हुआ। जिस तरीके से उन्होंने सीएम बनने से पहले जो घोषणा की थी सरकार बनने से पहले कि 2022 में जब उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगी, तो यानी कि उस पर जिस तरीके से काम हुआ लगभग 3 साल 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन उसके बाद जो है इस यूसीसी को जो है वो लागू किया गया। उसके तमाम सारे पहलुओं को देखा गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया, कमेटी बनाई गई, उन तमाम चीजों को देखा गया। तो ऐसे में यूसीसी जो है वो अब उत्तराखंड में लागू हो चुके हैं और देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन चुका है जहां पर यूसीसी जो है वो लागू हुआ है। दूसरा, जिस तरीके से धर्मांतरण कानून की बात जिस तरीके से की जा रही है, कई सारे धर्मांतरण कानून को लेकर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन जो है वो जबरन जो है किया जाता था, उसको लेकर अब नया कानून जिस तरीके से बनाया गया। उसके साथ नकल विरोधी कानून, जिसके समय पर नकल जिस तरीके से तमाम जो पेपर लीक होते थे, तमाम जगहों पर ये देखे गए कि तमाम जो एग्जामिनर थे, तमाम जो पेपर्स हो रहे थे उसमें
तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो नकल हो रही थी उसको नकल विहीन करने के चलते जो है सरकार की ओर से नकल विरोधी कानून जो है वो लाया गया। यानी कि अब जो भी जो है अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को जो है वो नकल जो कराएगा उस पर जो है नकल विरोधी कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तीसरा, जिस तरीके से धर्मांतरण के साथ साथ जिस तरीके से अवैध मजारों पर जो कार्रवाई चलिए जो ठीक है की गई, उपेंद्र, लगातार अवैध तमाम अतिक्रमणों पर जिस परिवर्तन जो तरीके है से वो जो उत्तराखंड कार्रवाई हुई, सरकार जो में काफी किए लंबे जा समय रहे से हैं चल और रहे थे। लगातार हम देख भी रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक